बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था 5th जनरेशन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम द मोस्ट एडवांस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारे नॉर्मल टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम से ज़रा डिफरेंट है। डिफरेंट इन मीन्स के ये अब हम इसमें कोई ड्रग जो कि हमने कहा था कि नेचुरल सोर्स से जो या सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक हमने बनाई है वो उससे हम ट्रीट करते हैं, ये नहीं। ये हम बॉडी के प्रोसेस को ही बॉडी की अपने डीएनए आरएनए के बेस के ऊपर जो प्रोटीन्स बनती हैं, जो एंटीबॉडीज बनती हैं, जो टॉक्सिन्स के अगेंस्ट हमारे एंटीटॉक्सिन्स डेवलप होते हैं, उनको डेवलप करने के लिए हमने ये सिस्टम डेवलप किया हुआ है, जो कि हमारा 5th जनरेशन है। क्योंकि हम इसमें जीन मैनिपुलेशन ज़रा कर रहे हैं, जीन्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, जो मेल फंक्शन है उनको मॉडिफाई किया जा रहा है, तो इसलिए इस फील्ड को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर्स, टू मॉडिफाई देयर फीचर्स, विजिबल फीचर्स, यानी कि जो फिनोटाइप्स होते हैं, एक जीनोटाइप्स हैं और एक फिनोटाइप्स हैं। जो फिनोटाइप्स हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन मॉडिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप्स, ये बायोटेक्नोलॉजी है। और फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी उस वक्त है, ये बायोटेक्नोलॉजी को हम फार्मास्यूटिकल फील्ड में उस वक्त कहते हैं जब हम किसी डिजीज के अगेंस्ट ये यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हम हेरिडिटी डिजीज को काउंटर करने के लिए ये बायोटेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट यूज कर रहे हैं, तो ये फिर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसको फिर हम मेडिसिन के तौर पे कहेंगे। तो हम किसी ना किसी जो डिजीज बॉडी में आ गई है, जिस वजह से डेवलप हो गया है, एंड वी नीड अ ड्रग फॉर दैट, तो उसको हम काउंटर करने के लिए जो प्रोडक्ट्स बना लें बाय यूजिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उनमें हम कोई टेक्निक अडॉप्ट करें, और फिर उससे हम जो प्रोडक्ट बनाएं वो थेरापेटिक पर्पस के लिए हों, वो किसी भी तरह से आप कह लें कि डायग्नोस्टिक पर्पस की हों, या वो मिटिगेटिंग पर्पस की हों, प्रोफाइलैक्टिक पर्पस की हों, उसके लिए यूज हों, तो उसको हम फिर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। तो मेनली फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी को हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि दो क्लासेस में हमने मेजर डिवाइड किया हुआ है। वन इज बायोलॉजिकल्स एंड अदर इज बायोफार्मास्यूटिकल्स, या फिर बायोफार्मास्यूटिकल्स को प्रोडक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी को मेडिसिन भी कहते हैं। तो दो मेजर हैं बायोलॉजिक्स, और यानी कि वास्ट फील्ड में से दो मेजर हैं। बायोलॉजिकल्स या बायोलॉजिक जो रेफर करता है हमारा, वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हमने ब्लड से ड्राइव की हुई हैं। तो ये वो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ये वो डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए हैं, लेकिन ये ड्राइव्ड हैं फ्रॉम द ब्लड, यानी कि ब्लड रिक्वायर्ड है इनको डेवलप करने के लिए। तो जब ये डेवलप होंगी तो इसके लिए हमें इनको पहले ब्लड में लगाना पड़ेगा। ब्लड से जो फैक्टर्स आएंगे उन फैक्टर्स को एक्यूमुलेट करके हम फिर एक मेडिसिन बनाएंगे, इसको हम बायोलॉजिकल कहेंगे। तो बायोलॉजिकल जो है उनमें वैक्सीन्स कॉमनली, एंटीटॉक्सिन्स, एंटी एलर्जेंस, ये जो प्रिपरेशन है हमारी सारी वैक्सीन्स की, और एंटीटॉक्सिन उनको भी वैक्सीन समझ लें कि एंटीटॉक्सिन वैक्सीन है, एलर्जन एंटी एलर्जिक वैक्सीन है। तो ये एलर्जेंस के अगेंस्ट, टॉक्सिन्स के अगेंस्ट, और किसी भी तरह का जो फॉरेन पार्टिकल बॉडी में आता है जो कोई ना कोई इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है, उसके अगेंस्ट जो हम प्रिकर्सर लेके उनको ड्रग के तौर पे बना लेते हैं, वो हमारे बायोलॉजिक्स हैं। यानी कि हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने एक टॉक्सिन को ब्लड में लगाया, तो ब्लड ने उसके रिस्पॉन्स में जो प्रिकर्सर्स बनाए उनको हमने एग्रीवेट करके एक मेडिसिन बना ली है। तो ये मेडिसिन जो होगी वो बायोलॉजिकल कहलाएगी, बायोलॉजिक कहलाएगी। अच्छा, इसके अलावा दूसरी जो है वो बायोफार्मास्यूटिकल है। तो बायोफार्मास्यूटिकल जो है वो हमारी पूरी क्लास है जिसमें हम थेराप्यूटिक प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि ये प्रोटीन्स हैं विच हैव अ थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज। तो ये जो थेराप्यूटिक प्रोटीन बनाई जाती है ये ब्लड से नहीं बनाई जाती, ये हम किसी ना किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, डीएनए की, आरएनए की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके हम, यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, या राइबोज न्यूक्लिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट होती हैं, या सेल बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। तो उनके बेस के ऊपर हम प्रोटीन्स देते हैं बॉडी में। जैसे इंसुलिन की शॉर्टेज है तो हम इंसुलिन देते हैं बॉडी में। हम एक फैक्ट्री लगाते हैं मैसेंजर आरएनए की, जो कि इंसुलिन का कोड करती रहती है थ्रू आउट द लाइफ।
तो वो उसमें इंसुलिन को सेंस करके जितनी रिक्वायर्ड है, शुगर की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा है उतना इंसुलिन वो सिक्रिएट करती रहती है। तो ऐसे एक फैक्ट्री लग जाती है। ये जो फैक्ट्री लग गई है बॉडी के अंदर, ये थेरापेटिक प्रोटीन की है। तो इसको हम बायो फार्मास्यूटिकल कहते हैं। नॉर्मली हम ये टेक्निक जो है वो डेवलप करते हैं बाय 2 वेज, इधर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से या फिर हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का फील्ड है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो सारी थेरापेटिक अदर प्रोटीन्स का फील्ड है हमारा। तो ये प्रोटीन्स जो फिर प्रोड्यूस्ड होंगी बायोफार्मास्यूटिकल या बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, हम उनको कहेंगे जो वाया जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको हम इन अदर वर्ड जीन क्लोनिंग भी कहते हैं या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, उनके जरिए पैदा हो, या ये फिर हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करें, तो इसको हम बायो फार्मास्यूटिकल कहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया था लास्ट टाइम के, फिर किस तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी करता है आपका सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे कैरी करता है। तो वो कैरी करने को हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन वो मूव करते हैं, चाहे वो डीएनए टू डीएनए मूव करें या वो डीएनए टू आरएनए एंड प्रोटीन मूव करें, तो इसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन जो होती है वो बेस्ड होती है ऑन द न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा मटेरियल है बॉडी के अंदर जो कि आपकी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसके पास होती है, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो वो 2 तरह के हैं, एक स्टोरिंग है और एक उसको ट्रांसमिटिंग है। स्टोरिंग जो है वो डीएनए है, और उसको फिर आगे लेके चलना, उसको प्रिकर्सर बनाना यानी कि प्रोटीन बनाना, वो आरएनए का काम है। तो ये 2 मिलके हम इनको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो आरएनए प्रोटीन सेंसिस करता है और डीएनए जो है वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स देता है या फिर वो प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो जो पार्टिकल जो कि न्यूक्लिक एसिड को, डीएनए को बनाते हैं, उनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस होती है, एक राइबोज शुगर होती है और एक फास्फोरिक एसिड होता है। फास्फोरिक एसिड जो है फास्फोडाइस्टर लिंकेज से दूसरी शुगर के साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से ये एक चेन में आ जाता है। दोनों न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में अटैच होती हैं, जिनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है बिटवीन डिफरेंट बेसिस। यानी कि मैंने कहा साइटोसिन गुआनिन में डिफरेंट है, एडेनिन थायमिन में डिफरेंट है, ऐसे एडेनिन यूरासिल में भी डिफरेंट है। तो इस बेस के ऊपर साइटोसिन टू गुआनिन, गुआनिन टू साइटोसिन डिफरेंट है, साइटोसिन टू गुआनिन भी डिफरेंट है। तो इस वजह से ये स्विर्ल्ड होता है या क्वाइल्ड होता है, ये आपस में वो अनइवन अट्रैक्टिव फोर्सेस होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड की ये स्विर्ल कर देता है, या ये कर्ल कर देता है, या ये इसको कहेंगे ट्विस्ट कर देता है। तो जीन जो है, जिसको हम जीन एक्सप्रेशन फिर कहते हैं, जीन इस डीएनए, जो आपका डीएनए है, पूरा एक सेल का जो डीएनए है, उसका एक स्पेसिफिक पार्ट है या फंक्शनल यूनिट है आपके एक डीएनए का। तो हेरिडिटरी का फंक्शनल यूनिट या फिजिकल, बेसिक फिजिकल यूनिट जो है वो जीन कहलाता है। तो जीन भी डीएनए का बना हुआ होता है। डीएनए के अंदर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक जीन बनाते हैं। तो जीन्स वो तमाम इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं जो कि नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में जानी होती है, या वो प्रोटीन सेंसिस के लिए प्रोटीन सेंसिस करते हैं। तो बहुत से जो हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, और बहुत से जो हैं वो कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन्स। तो ये जीन जो है वो 3 बेसिस से लेके तो 2 मिलियन तक बेसिस का हो सकता है। प्रोकैरियोट्स में 3 या 6 बेसिस का भी हमने देखा है जो जीन होता है, और यूकैरियोट्स में हमने, ये ह्यूमन में ये अप टू 2 मिलियन बेसिस का भी है। तो ये आपके सामने इसका स्ट्रक्चर है कि किस तरह से ये बाइंड करती है। ये हमने पिछली दफ़ा 5 एंड टू 3 एंड इसकी चेन होती है, यानी कि 3 एंड की तरफ ग्रो करती है और 5 एंड से ये शुरू होती है। तो इसको अगर हम कहें कि ये जो 2 प्रोसेस हमने जीन एक्सप्रेशन के पढ़े हैं, तो जीन एक्सप्रेशन फिर 2 तरह के मेथड में एक्सप्रेस होती है। क्या ऐसे, एक डीएनए रेप्लिकेशन में और एक आरएनए रेप्लिकेशन में। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है, उसमें जो डीएनए है वो डीएनए ही कोड बनाता है, जो कि कोडोन डीएनए ही डेवलप होता है, और वो डीएनए मियोसिस या माइटोसिस के प्रोसेस से 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है, 2 से 4 में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ऑफस्प्रिंग में डेवलप हो जाता है। तो अगर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए ने कॉपी की है और फिर वो डिवाइड हुई है, आगे कॉपी होके वो दूसरा डीएनए बना है, वो सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग में चली जाएगी। तो इसको हम सेल डिवीजन या इसको हम
नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं, अगली जनरेशन आ जाती है। इसके लिए डीएनए रेप्लिकेट पॉलीमरेज एंजाइम्स है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो है वो इसको करते हैं। तो डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बेस्ड रेप्लिकेशन जो हमने पढ़ी हुई हैं, उनमें सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, ओपन रिंग, क्लोज्ड रिंग, ग्रोइंग रिंग, इस तरह की नेम से आपने पढ़े होंगे एफएससी में, जिसमें ये डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, प्रोकैरियोट से लेके हमारे यूकैरियोट तक। अच्छा, ये तो क्योंकि अभी हमारा बेसिक नहीं है, क्योंकि हम डीएनए तो मॉडिफाई करके नया ऑर्गेनिज्म तो नहीं बना रहे, ये हमारी साइंस नहीं है। हमने बना लिया नया ऑर्गेनिज्म जब हमने डॉली शीप बना ली, लेकिन उसके बाद से अब हम साइंस में सिर्फ थेराप्यूटिक प्रोटीन तक जाते हैं, हम नए ऑर्गेनिज्म की तरफ नहीं जा रहे। तो वो फिर हमारा सारा प्रोसेस जो थेराप्यूटिक प्रोटीन का है वो आरएनए पॉलीमरेज से होता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम थेराप्यूटिक प्रोटीन बनाने के लिए यूज होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज में दो मेजर प्रोसेसेस होते हैं जो कि आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होते हैं। उनमें एक ट्रांसक्रिप्शन है और दूसरा ट्रांसलेशन है। ट्रांसक्रिप्शन हम कहते हैं जब डीएनए जो है वो कॉपी कर लिया जाता है इनटू मैसेंजर आरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज ट्रांसक्रिप्टेज। जब ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आके बाइंड करता है तो डीएनए के ऊपर मैसेंजर आरएनए अटैच होना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त फिर वो डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी जो बन जाती है, यानी कंप्लीमेंट्री कॉपी एक बन जाती है। ये कंप्लीमेंट्री कॉपी जो होती है ये मैसेंजर आरएनए कहलाती है। और मैसेंजर आरएनए के 3 न्यूक्लियोटाइड, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो कोई एक मैसेंजर आरएनए को कोड करते हैं, यानी कि एक मैसेंजर आरएनए एटलीस्ट 3 ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड का होगा। तो किसी भी मैसेंजर आरएनए की एक सीक्वेंस के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए, फिर वो मैसेंजर आरएनए डेवलप होगा। तो जो 3 न्यूक्लियोटाइड का एक मैसेंजर आरएनए है कम से कम, और फिर मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का एक मैसेंजर आरएनए है ज्यादा से ज्यादा, ये जो कंप्लीमेंट्री कॉपी ऑफ डीएनए है इसको हम कोडोन कहते हैं। इट इज नोन एज कोडोन। फिर ये जो कोडोन है ये आगे प्रोसेस में जाती है जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन में ये मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो ये मैसेंजर आरएनए जो है ये फिर न्यूक्लियस से निकलता है इन यूकैरियोट्स, और साइटोप्लाज्म में ही होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती प्रोकैरियोट्स में। तो साइटोप्लाज्म में ही आपका डीएनए एग्जिस्ट करता है। तो ये वहीं पे ही फिर राइबोसोम के साथ, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है, उसने प्रोटीन डेवलप करनी है क्योंकि उसके अंदर एक राइबोसोमल आरएनए और एक मैसेंजर आरएनए, उसने उसके अंदर एक राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए है। वो राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के लिंकेज से उसने प्रोटीन डेवलप करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कोडोन जो कि मैसेंजर आरएनए कैरी करता है। अच्छा, थोड़ा सी बात ये बताइए, आपको डायग्रामेटिकली दिखा देते हैं। उससे पहले बात ये ट्रांसलेशन की बतानी थी कि यूकैरियोट्स में क्योंकि न्यूक्लियस होता है तो मैसेंजर आरएनए डीएनए की कॉपी है, डीएनए न्यूक्लियस में होता है तो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में बनता है, वो प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनता है। फिर वो मैच्योर होके वहां से बाहर आता है, डीएनए से मैच्योर होके वो डीएनए से वो मैच्योर होके न्यूक्लियस से फिर बाहर साइटोप्लाज्म में आता है क्योंकि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही है और डीएनए भी साइटोप्लाज्म में ही है, तो इधर से एक एंड से कॉपी बनना शुरू होती है। फॉर एग्जांपल 5 एंड से कॉपी बनना शुरू है ना, 3 को ग्रो करती है, तो 5 एंड से कॉपी बनना शुरू हुई है और 3 एंड अभी उधर दूसरी साइड पे अटैच है, तो ये 5 एंड ही राइबोसोम के अंदर आ जाता है और वहां से प्रोटीन भी बनना जाती है और उधर से 3 एंड से आगे ग्रो करती जाती है। 3 एंड अभी डीएनए पे है तो कॉपी बनती जाती है। तो क्योंकि कोई मैच्योरेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए नहीं रिक्वायर्ड होती, तो जैसा मैसेंजर आरएनए कॉपी होता है वैसी प्रोटीन बनना शुरू होती है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है देन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में प्रोसेस होता है मैसेंजर आरएनए, तो उसमें जैसा मैसेंजर आरएनए पहले बनता है जरूरी नहीं मैच्योर्ड मैसेंजर आरएनए भी वैसा ही है, उसमें कुछ चेंजेस हो सकती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मैसेंजर आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाए यूजिंग राइबोसोम, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अच्छा, अब स्पेसिफिकली व्हाट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो है यही प्रोसेस है जिसमें हम मैसेंजर आरएनए को कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम की प्रेजेंस में एक प्रोटीन बन गई है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कहलाएगी। तो प्रोटीन सिंथेसिस में अगर आप कहें कि क्या प्रोसेस होता है, तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो 2 सब यूनिट्स के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एक 50s सब यूनिट होता है और एक 30s सब यूनिट होता है।
ये डिफरेंट होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स में इनका साइज थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। हम यूकैरियोट्स में देखें तो 50s और 30s सब यूनिट होते हैं। तो जब आप कहें कि ये दोनों सब यूनिट सेपरेट होते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म और सेपरेट फ्लोट कर रहे होते हैं, जब मैसेंजर आरएनए मैच्योर होके फ्रॉम न्यूक्लियस आता है तो वो फिर सबसे पहले बेस बनाता है ऑन 30s, और उसका जो बेस होती है यानी कि उसकी जो चेन होती है वो 30s के ऊपर अटैच होती है, और जो उसके फिर न्यूक्लियोटाइड के एंड होते हैं वो ऊपर को होते हैं, वहां पे न्यूक्लियोटाइड के एंड्स के ऊपर आके 50s सब यूनिट उस वक्त अटैच होता है जब ट्रांसफर आरएनए राइबोसोमल आरएनए के अंदर उसके कोडोन के अगेंस्ट एक एंटी कोड बनाता है ट्रांसफर आरएनए, तो फिर राइबोसोमल आरएनए उसके साथ अटैच हो जाता है 50s, और वो वहां से उसके ऊपर एक अमाइनो एसिड लगाना शुरू हो जाता है। तो दोनों सेपरेट हैं, जब मैसेंजर आरएनए आएगा तो ये दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे 30s 50s 70s का एक यूनिट बन जाता है राइबोसोम का। तो उस वक्त फिर जो मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन है वो जहां से स्टार्ट कोडोन होती है, यानी कि एक सबसे पहले एक मॉलिक्यूल होता है जो अटैच कोडोन होती है, वो स्टार्ट कोडोन नहीं होती, वो एक्टिव नहीं होता, वो सिर्फ अटैचमेंट के लिए होता है, वो अटैच करता है उसको, उससे आगे से शुरू होती है जो कि स्टार्ट कोडोन होता है। तो स्टार्ट कोडोन से फिर ट्रांसफर आरएनए जो है वो एंटी कोडोन बनाना शुरू करता है, यानी कि ट्रांसफर आरएनए उसके सामने आना शुरू होता है, वो कंप्लीमेंट्री बेस पेयर जो है ट्रिपलेट उसके सामने आते हैं, और फिर उसके जो ये मैचिंग होती है इसके अगेंस्ट राइबोसोमल आरएनए एक अमाइनो एसिड साथ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले साइटोसिन गुआनिन, तो वो उसके अगेंस्ट मेथियोनिन लग देता है। तो मैसेंजर आरएनए जो कॉम्प्लेक्स में अटैच होता है इस 30s और 50s में, इसको फैसिलिटेट करता है एक एंजाइम जिसको हम अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स एंजाइम कहते हैं, कॉम्प्लेक्सेस एंजाइम कहते हैं। ये अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो है ये कैटालाइज करेगा और दोनों सब यूनिट्स को आपस में अटैच कर देगा, और फिर जब ये अटैच कर देगा तो उसी वक्त ट्रांसफर आरएनए फर्स्ट ट्रिपलेट को, जो ट्रिपलेट ऑफ कोडोन है ऑन मैसेंजर आरएनए आफ्टर द अटैच कोडोन, उसके बाद फर्स्ट इनएक्टिव है वो और फर्स्ट एक्टिव जो कोडोन है उसको कॉपी करना शुरू कर देगा। ट्रांसफर आरएनए जब कॉपी करेगा तो ये इन्फॉर्मेशन 50s में होगा, ट्रांसफर आरएनए भी 50s सब यूनिट में, तो वो जब उसको कॉपी करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन राइबोसोमल आरएनए पे जाएगी। राइबोसोमल आरएनए उस कंप्लीमेंट्री जो उसके ऊपर कॉपी हुई है उसके अगेंस्ट ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एक यानी कि वो एक अमाइनो एसिड देगा जो ट्रांसफर आरएनए अपने ऊपर ले लेगा, अपने ऊपर लगा लेगा। अब ट्रांसफर आरएनए जो है वो एक अटैच कर देगा तो एक अमाइनो एसिड वहां पे लग जाएगा। ये प्रोसेस जो है ये अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स एंजाइम से पॉसिबल होता है। डायग्रामेटिकली अगर आप देखें प्रोटीन सेंसिस को तो सबसे पहले प्रोसेस जो है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आएगा जो कि टाइप ऑफ पार्ट ऑफ डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब एक्ट करेगा ऑन द डीएनए तो वो डीएनए को अनवाइंड कर देगा फ्रॉम द स्पेसिफिक पोर्शन, जहां से जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है वहां से वो उसको कर दे उससे, यानी कि 4 कोडोन आगे से कर देता है जो कि स्टार्ट कोडोन होती है उसकी। तो स्टार्ट कोडोन से शुरू कर देता है अनवाइंडिंग, और फिर एक्चुअल कोडोन जो होती है जहां से उसने कॉपी करना होता है वो शुरू हो जाती है। तो ये जैसे आपके सामने नजर आ रहा है कि ये डीएनए अनवाइंड हुआ है, डीएनए के अनवाइंड होने से ये ओपन हो गया है, तो ये मैसेंजर आरएनए उसके सामने आके इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वो अटैच होना शुरू हो गया इन कंप्लीमेंट्री फॉर्म। तो इस सारे डीएनए के फॉर एग्जांपल ये लॉन्गिट्यूडनल कंप्लीमेंट्री बन गया, ये इतना मैसेंजर आरएनए बन गया। ये मैसेंजर आरएनए ये जो बैक बेस मैंने आपको बताई थी वो 30s सब यूनिट में लग जाती है, और जो फिर न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं कोडोन जो होता है वो 50 की तरफ होता है, तो 50s इसके ऊपर आके लगता है। तो इसके अंदर ट्रांसफर आरएनए होता है जो इनके सामने आता है, जो कोडोन होता है उसके सामने आता है, और फिर वो कोडोन की ट्रांसफर आरएनए मैच होता है तो वो इन्फॉर्मेशन राइबोसोमल आरएनए से लेके वहां से एक अमाइनो एसिड उसके ऊपर लगा लेगा, फिर दूसरा लग जाएगा, यानी कि एक लगा, 2 3 4 5 ऐसे लग जाएगा, ये आगे चलती जाएगी सीक्वेंस और नया से नया अमाइनो एसिड लगता जाएगा, तो ऐसे एक पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो एंजाइम आरएनए एंजाइम जो आरएनए पॉलीमरेज है इनको ग्रीन एंजाइम भी कहते हैं,
वो डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करते हैं प्री मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए। तो आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पे ग्रीन साइन से भी बनाया गया है, तो ये ग्रीन साइन से आपको आरएनए पॉलीमरेज दिखाया गया है, फिर ये पिंक साइन से आपको उसका मैसेंजर आरएनए जो कि ट्रांसक्रिप्शन हुई है, और फिर आपको पॉलीपेप्टाइड भी रेड कलर में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये पॉलीपेप्टाइड जो कि प्रोटीन बन गई है, ये पॉलीपेप्टाइड है। तो ये बिल्डअप होता है, तो इस तरह प्रोसेस होता है। थोड़ा सा अब मैं आपको ट्रांसफर आरएनए जरा बता दूं, तो जस्ट फॉर एग्जांपल हम ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं। क्या होगा ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन में मैसेंजर आरएनए बन गया, मैसेंजर आरएनए जो है वो आके अटैच हो गया 30S सब यूनिट पे, ये 30S सब यूनिट है। इसके ऊपर आके ये बेस साइड जो है उसकी 5 एंड से शुरू होती हुई टुवर्ड्स 3 एंड ये इसके ऊपर अटैच हो गई है। तो ये फॉर एग्जांपल CCGUUA, ये यहाँ तक जो है ये बाइंडिंग साइट है, या ये यहाँ पे कह ले कि इनएक्टिव साइट है जिसने अटैच किया है 30S सब यूनिट को। ये 30S सब यूनिट जब अटैच कर देगा तो अब इसके आगे स्टार्ट कोडोन स्टार्ट होगी, यानी कि ये एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन, ये पहली कोडोन स्टार्ट कोडोन है, और दूसरी साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन ये दूसरी है। तो पहली एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन जो है ये रीड होना शुरू होगी 30S सब यूनिट पे, और ये फिर 50S सब यूनिट को साथ गैदर करेगी, 50S सब यूनिट इसके ऊपर लग जाएगा, ये रीड करेगी। तो वो 50S सब यूनिट में जो ट्रांसफर आरएनए होगा उसके ऊपर इसकी एंटी कोडोन बनेगी, यानी कि एडेनिन के सामने यूरासिल, यूरासिल के सामने एडेनिन और गुआनिन के सामने साइटोसिन आके यहाँ पे अटैच करेगा। जैसे ही अटैच करेगा ये एक दूसरे के साथ मैच करेगा, तो उसी वक्त राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एक अमाइनो एसिड लगा देगी, जैसे ये मेथियोनिन लगा दिया। फिर उसके बाद ये आगे चली जाएगी, अब ये स्टार्ट कोडोन बाइंडिंग कोडोन बन जाएगी, ये बाइंडिंग एरिया में आ जाएगी, और अब साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन ये नया ट्रिपलेट आ जाएगा। तो इसके अगेंस्ट गुआनिन गुआनिन साइटोसिन ट्रांसफर आरएनए आएगा, और एडेनिन जो अमाइनो एसिड है वो यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे फिर चेन डेवलप होना शुरू हो जाएगी जो कि इस तरह से पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट होती जाएगी। तो ये जो है कोडोन और एंटी कोडोन का मैच जो है इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये प्रोसेस ट्रांसलेशन है जिसका नेट प्रोडक्ट जो होता है वो फिर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का डेवलप होना होता है। तो एवरी टाइम याद रखना है कि ये सीक्वेंस जो है वो 5 to 3 एंड लगेगी, 5 से 3 एंड की तरफ चलेगी। अनवाइंडिंग 5 एंड से शुरू होगी और 3 एंड की तरफ जाएगी, वाइंडिंग 3 एंड से शुरू होगी और 5 एंड की, यानी कि जब ग्रोइंग 3 एंड होता है, 5 एंड जो है वो स्टार्टिंग होता है, स्टार्ट और 5 एंड से होता है, और ग्रोइंग एंड जो है वो 3 एंड होता है हमेशा। तो 5 से 3 एंड की तरफ जाता है। तो वो कोडोन एंटी कोडोन के मिलने से ये नई एक प्रोटीन बन जाती है। अब इस प्रोटीन में आपको एक इंपॉर्टेंट बात जो कि डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, वो एक प्रोटीन सिंथेसिस में प्रोसेस है जिसको जीन स्प्लाइसिंग कहते हैं। ये बहुत से डिफरेंस हैं, उनमें से ये एक मेजर डिफरेंस मैंने आपके लिए प्रोटीन सिंथेसिस के साथ ही बताना शुरू किया कि ताकि आपको जरा थोड़ा सा पता लग जाए कि हम प्रोटीन सिंथेसिस जब डेलिबरेटली हम खुद से बनाना शुरू करेंगे तो हम फिर क्यों कुछ पैरामीटर्स को हम यूज करेंगे जो कि ह्यूमंस के लिए हैं, यानी कि हम वो फिर उन पैरामीटर्स को नहीं यूज करेंगे जो बैक्टीरिया के लिए हैं, वायरसेस के लिए हैं, या वो प्रोकैरियोट्स के लिए, हम उनको यूज करेंगे जो यूकैरियोट्स के लिए हैं। तो जीन स्प्लाइसिंग इसलिए हम कहते हैं कि एक एंजाइम है जिसका नाम स्प्लाइसोसोम है। स्प्लाइसोसोम एंजाइम ट्रांसलेशन से पहले मैसेंजर आरएनए के ऊपर, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन एंड बिफोर ट्रांसलेशन, स्प्लाइसोसोम एंजाइम जो है वो आरएनए मैसेंजर आरएनए के ऊपर एक्ट करता है, और मैसेंजर आरएनए को जब प्रोटीन उसने प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है उससे पहले वो मैच्योर करता है। मैच्योरेशन जो है यूकैरियोट्स में वो स्प्लाइसोसोम एंजाइम से होती है। अच्छा, अब यही मैच्योरेशन का प्रोसेस जो है इसको हम जीन स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो ऐसा सेगमेंट, दो इसमें प्रोसेस है, एक इंट्रोन है और एक एक्सोन है। तो सेगमेंट ऑफ जीन जो कि स्प्लाइसोसोम के आने की वजह से इनएक्टिवेट हो जाए, या वो हाइड हो जाए, या वो स्विर्ल करके पीछे चला जाए, और जो नहीं हाइड हुआ वो सामने आ जाए, वो फ्रंट पे हो जाए और कुछ पोर्शन पीछे चला जाए, वो इंट्रोन कहलाता है। यानी कि ये फिर दो एक्सोन के दरमियान वो पोर्शन होगा जो
पोर्शन अब फंक्शन नहीं कर रहा फॉर कोडिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो फंक्शनल नहीं रहा, तो इसलिए फिर अब हम उसको कहेंगे कि वो वाला पार्ट कोड नहीं करेगा, उसकी प्रोटीन नहीं बनेगी। प्रोटीन सिर्फ उनकी बनेगी जो कि यहाँ से नहीं हुए, जहाँ से इंट्रोन नहीं बने, सिर्फ एक्सोन रह गए, उनकी प्रोटीन बनना शुरू होगी। तो यूकैरियोट्स में ये लाजमी प्रोसेस है कि स्प्लाइसोसोम एंजाइम आएगा और जो इंट्रोन बना देगा वो स्प्लाइसोसोम, वो उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन से रिमूव हो जाएंगे, वो शफल हो जाएंगे, वो बैकवर्ड चले जाएंगे और एक्सोन्स सामने रीअरेंज हो जाएंगे और सिर्फ एक्सोन्स कॉपी होंगे जो कि फिर नई प्रोटीन को कोड करेंगे। तो एक्सोन वो सेगमेंट ऑफ जीएनए है जो फिर प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। इंट्रोन वो सेगमेंट ऑफ उसी जीन के, उसी मैसेंजर आरएनए के वो सेगमेंट हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहे। अच्छा, डायग्रामेटिकली आप देखें तो ये फॉर एग्जांपल डीएनए है। डीएनए में कुछ ये फॉर एग्जांपल कोडोन है जो कि एक्सोन किया है, कोश कोडोन है इंट्रोन किया है, एक्सोन किया है, इंट्रोन किया है, एक्सोन किया है, ये डीएनए में ही होती है। स्प्लाइसोसोम एंजाइम डीएनए के अंदर भी एक्ट करता है, तो उसमें ऐसी कोडोन वहां पे हाइड नहीं करती, वहां पे एक्ट करता है, तो वो उसको इंट्रोन एक्सोन में कन्वर्ट कर देता है। तो वही मैसेंजर आरएनए कॉपी कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सोन्स एंड इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोन। तो एक कॉपी जो है वो डेवलप हो जाती है, एक्सोन और इंट्रोन की कॉपी यहाँ पे मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में बन जाती है। फिर जब ये मैच्योर होता है, ये यानी कि डीएनए के अंदर फिर मैच्योर होकर बाहर आता है। मैच्योरेशन के प्रोसेस में ये होता है कि जो इंट्रोन्स होते हैं वो यहाँ से पीछे कर दिए जाते हैं। जैसे ये है इंट्रोन, इनको स्प्लाइस्ड आउट कर दिया जाता है, स्प्लाइसिंग कर दी जाती है। स्प्लाइस कर दिया यानी कि यहाँ से निकाल दिए गए, या ये फिर पीछे हटा दिए गए, बैक पे हाइड कर दिए गए। तो ये पीछे कर दिए जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, या ये यहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो पीछे एक्सोन बच जाते हैं। ये एक्सोन मिलके फिर ये इस तरह से एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट बन जाती है। तो क्या हुआ इससे, बहुत से सेगमेंट ऑफ द डीएनए जो है उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं किया। जब उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं किया तो अगली प्रोटीन एक यूकैरियोट में जो बनी है वो दूसरे यूकैरियोट में डिफरेंट होगी। तो प्रोटीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से हमारे फेसेस एक दूसरे से नहीं मिलते, हमारी स्पीच एक दूसरे से नहीं मिलती, हमारा जो थंब इम्प्रेशन है और जो सेल का इम्प्रेशन है वो भी एक दूसरे से नहीं मिलता। डीएनए की मैपिंग भी एक दूसरे से नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? हत्ता कि हर किसी में 47 क्रोमोसोम है, फिर भी डीएनए की मैपिंग आपस में नहीं मिलती। वो किस वजह से नहीं मिलती? ये जीन स्प्लाइसिंग की वजह से नहीं मिलती। और ये काम प्रोकैरियोट्स में नहीं हो रहा। प्रोकैरियोट्स जो है वो एक जैसे ही हैं, एक डीएनए है, उसके डॉटर भी वही डीएनए है, वही बैक्टीरिया है, वही वायरस है, तो वही वायरस है। ये जब ह्यूमन में आएंगे तो ह्यूमन में स्प्लाइसोसोम होगा, तो ये जब वायरस फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके अटैच करेगा, वो एक लाइसोजेनिक डीएनए बनाएगा। तो ये डीएनए जो बन रहा है इंट्रोन एक्सोन पे, तो उसका भी इसी तरह से कॉपी होना शुरू हो जाएगा। तो उसके जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो वो म्यूटेट हो जाएगा। या फिर उसमें कोई जस्ट फॉर एग्जांपल कोई अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाएगी, इंफ्रारेड रेज आ जाएगी, या हाई एनर्जी साउंड वेव आ जाएगी, तो वो उसके कुछ पार्ट को डैमेज कर दे, तो वो फिर नई को प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी। इस तरह वो म्यूटेट होते रहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उनमें कोई नेचुरल प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन नहीं है, जो कि हमारे यूकैरियोट्स में एक नेचुरल प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन है। हर पर्सन की बोन्स डिफरेंट है, मसल डिफरेंट है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वो इसी वजह से है कि उनमें एक्सोन सिर्फ प्रोटीन बना रहे हैं और इंट्रोन नहीं बना रहे। और ये सिलेक्ट करना कि कौन सा पार्ट इंट्रोन है और कौन सा पार्ट एक्सोन है, ये हर बॉडी की अपनी स्पेसिफिसिटी है। कुछ प्रोटीन बहुत स्पेसिफिक हैं, वो उनमें इंट्रोन एक्सोन में इतना डिफरेंस नहीं होता हर एक दूसरे में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एंजाइम है, प्रोटीन बन रही है, कोई आपका प्रिकर्सर है जैसे इंसुलिन वगैरह बन रहा है, तो इनकी कोई एक ही जैसी सीक्वेंस होती है, बस 2-3 सीक्वेंसेस ही एग्जिस्ट करती हैं। तो उनमें फिर ये कोड होता है। तो ऐसा कोड फिर यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं। अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को मिक्स कर रहे हैं तो फिर हमें देखना होगा कि प्रोकैरियोट्स वो कोड को एक्सेप्ट नहीं करता, हमारे डीएनए को वो प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे डीएनए में बहुत से ऐसे पार्ट हैं जो इंट्रोन है और वो कॉपी कर देगा प्रोकैरियोट, तो और वो सारे के सारे को वो आगे प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा।
जो कि फिर बेनिफिशियल नहीं होगी। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए एवरी टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम अ प्रमोटर ग्रुप। प्रमोटर जो कि मैंने कहा अटैच होता है, और वो सिर्फ बाइंडिंग साइट होता है, वो नॉन कोडोन होता है। तो प्रमोटर ग्रुप होता है, उसके आगे फिर आपका मैसेंजर आरएनए स्टार्ट होता है। तो उसमें कुछ पार्ट एक्सोन 1, ये 2 और ये 3 बन गए, इस तरह इंट्रोन 1 और इंट्रोन 2 बन गए हैं। ये इनिशियल ट्रांसक्रिप्ट में इसी तरह से कोड हुआ है इनटू मैसेंजर आरएनए, और फिर जब ये फाइनल हुआ है मैसेंजर आरएनए, तो ये अब जो लाइट ब्लू कलर था, ये लाइट ब्लू या लाइट ग्रीन जिसको कहते हैं, ये कलर जो है ये यहाँ से रिमूव हो गया है, और ओनली डार्क ग्रीन कलर जो है वो जो कि एक्सोन्स का था वही कोड हुआ है। अब वही प्रोटीन सेंसिस करेगा। तो ये एक जनरल प्रिलिमिनरी मैंने आपको बताना था, इंट्रोडक्शन, जो कि आपने पहले एफएससी की किताबों में वैसे पढ़ा ही हुआ है कि हम प्रोटीन सेंसिस क्या होती है और हम इसको किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, और क्या डिफरेंस है जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ ये प्रोसेस रन करते हैं। तो हम जो एक्चुअली प्रोसेस रन कर रहे हैं जिससे हम ये बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो मेजर प्रोसेस दो है। मैंने आपको पहले बताया, एक है जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, और एक हम जिसको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो पहले हम स्टार्ट लेंगे विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने ये भी एफएससी में पढ़ी हुई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग हम एक इंजीनियरिंग का प्रोसेस है। जैसे इंजीनियरिंग में हम कहते हैं कि हम खुद से उसका कोई पार्ट चेंज करके दूसरा लगा के देख लिया, हमने कोई बोल्ट को टाइटर कर दिया, किसी को हमने लूज कर दिया, किसी को हमने इंक्लाइंड कर दिया, किसी को डिफरेंट कर दिया। तो ये इंजीनियरिंग, जैसे मशीन के साथ हम इंजीनियरिंग करते हैं, तो ऐसे अगर जीन के साथ हम ऐसे कर दें, डेलिबरेटली हम कोई ट्रिपलेट ऑफ कोडोन को वहां से हटा दें और कोई नई ट्रिपलेट ऑफ कोडोन वहां पे ऐड कर दें जो कि पूरे जीन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दे, तो ऐसी डेलिबरेट मॉडिफिकेशन जो जीन के साथ होगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम उसका पूरा, जितने उसमें जीन है वो सारा मिलके ट्रिपलेट ऑफ हैप्लॉयड जो जीन होते हैं, हैप्लॉयड टोटल जीन जो होते हैं वो उसका जीनोम होते हैं। तो वो अगर उसके जीनोम में जितने भी उसके जीन है उनमें से कुछ भी पार्ट, हम कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डेलिबरेटली चेंज कर दें डायरेक्ट, यानी कि उसमें वो हटा के दूसरी लगा दें, तो इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। या फिर इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, या फिर बहुत ही एक मशहूर नाम जो कि इसको दिया जाता है वो जीन क्लोनिंग कहा जाता है। तो कॉमनली इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा कॉमन वर्ड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पुराना वर्ड है, पहले से यूज हो रहा है, जीन क्लोनिंग एक लेटेस्ट वर्ड है। तो इंटरमीडिएटली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। अच्छा, अब ये रिकम्बिनेंट का मतलब है कि आपने नया कुछ बनाया है जो कि किसी दो डिफरेंट चीजों को मिला के बनाया, वो रिकम्बिनेंट। तो डीएनए रिकम्बिनेंट वो होगा जिसमें आपने दो डिफरेंट डीएनए, चाहे वो सेम स्पीशीज के हैं या वो डिफरेंट स्पीशीज के हैं, उनको जब आपने अटैच किया है तो दैट डीएनए विल बी नोन एज रिकम्बिनेंट। और इससे आप फिर प्रोटीन बनाएं, इससे आप कोई प्रोसेस रन करें, तो ये टेक्नोलॉजी होगी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसको डेवलप करने के लिए दो तरह के ऑर्गेनिज्म फिर कॉमन है जिससे हम ये जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। एक वो जो कि ब्रीड नहीं करते आपस में, यानी कि बैक्टीरिया और ह्यूमन हैं तो ये आपस में ब्रीड नहीं करते, बैक्टीरिया वायरसेस और ह्यूमन है ये भी ब्रीड नहीं करते, या एनिमल्स हैं मैमल्स हैं ये ब्रीड नहीं करते, तो ये स्पीशीज डिफरेंट है। तो अगर हम किसी एक स्पीशी का जो कि डिफरेंट है देन द होस्ट, उसका हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले लें और होस्ट में डाल दें, तो वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जो कि हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म होगा ऑफ बोथ द स्पीशीज, तो उसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और इस तरह से अगर हम सेम जो स्पीशीज जो कि आपस में ब्रीड कर सकती हैं उनका आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले और होस्ट में ऐड कर दें, यानी कि ह्यूमन का ह्यूमन में ऐड कर दें, तो फिर ये सिसजेनिक प्रॉपर्टी कहलाएगी, सिसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अगर नया ऑर्गेनिज्म बना लिया आपने तो वो सिसजेनिक ऑर्गेनिज्म होगा। ये अगर प्रोटीन बन रही है तो सिसजेनिक प्रोटीन होगी, और अगर ये डिफरेंट स्पीशीज को ऐड करने से हो रही है तो वो ट्रांसजेनिक प्रोटीन या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होगा।
अच्छा बच्चों, आज का लेक्चर इतना ही है। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को फिर आगे पढ़ना शुरू करेंगे पहले, फिर बाद में हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पे हैं। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। इंशाल्लाह फिर मिड के बाद आपसे लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह